Hey, hello everyone. This is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss questions of research aptitude which were asked in July 2018. Okay, in this video, we will cover around 4 questions of research aptitude. Remaining question we will discuss in further video. Okay, so, if you people have not watched this paper, teaching aptitude, and this paper, DI, and this paper, mathematical reasoning as well, so please go and watch those videos also. I will also provide you link on the I button. Okay, so let us start our video. What question says there are two sets given below. Set 1 specified the type of research while set 2 indicates their characteristics. Match the two and answer the given below by selecting the appropriate code. फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड क्या होती है, एक्शन क्या होती है, इवेल्युएटिव रिसर्च क्या होती है। आपको जब तक इन चारों रिसर्च के बारे में पता नहीं होगा आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हम अपने कॉपी पे मूव ऑन, अपने नोट्स पे मूव ऑन कर दें कि भाई ये इतनी सारी रिसर्च होती क्या क्या है। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च की अगर हम बात करें तो देखो, फंडामेंटल रिसर्च हमारी बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, बेसिक रिसर्च होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली ये एक साइंटिफिक रिसर्च होती है। ठीक है, इसका एम होता है टू इम्प्रूव साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, फॉर इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल और अदर फिनोमिना। भाई मैंने बोला फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं या फिर फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, और ये बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च होती है या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई साइंस वाले सब्जेक्ट्स में ये यूज़ होती है। इसका बेसिकली एम होता है कि इम्प्रूव करना, साइंटिफिक थ्योरीज़ को इम्प्रूव करना, जिससे कि इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो या फिर प्रिडिक्शन कर सकें नेचुरल या फिर अदर फिनोमिना का। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम लें तो स्टडी ऑफ फैक्टर इम्पैक्टिंग, जो हमारी पीएलसी होती है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसके हर स्टेज को हम एनालाइज करें, उसके फैक्टर्स को एनालाइज करें, है ना, साइंटिफिकली, कि भाई कहाँ पे कैसे रिजल्ट्स निकल रहे हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम क्रिटिकल एनालाइज करें प्रोडक्ट प्लेसमेंट को एज एन अफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट प्लेसमेंट को हम एनालाइज करें एक ऐसी तरह जैसे कि मतलब प्रोडक्ट प्लेसमेंट को हम एक अफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह एनालाइज करें। मतलब कहने का ये हुआ कि फंडामेंटल रिसर्च में हम बेसिकली साइंटिफिक फिनोमिना यूज़ करते हैं, साइंटिफिक स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी साइंस इन्वॉल्व होती है। कोई भी प्रोसेस करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को अगर हमें सप्लाई करना है या कुछ है, तो हम उसमें देखते हैं कि भाई हमारी कहाँ तक ग्रोथ हो रही है, अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं या फिर हम ईच स्टेप्स पे एनालाइज करते हैं। दैट इज़ फंडामेंटल रिसर्च। आई होप फंडामेंटल रिसर्च आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकेंड रिसर्च पे मूव ऑन करते हैं, अप्लाइड रिसर्च। देखो, अप्लाइड रिसर्च इज यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इशू। एक हमारी अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो बेसिकली स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इशू को सॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो पार्टिकुलर आपके इंडिविजुअल या ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, है ना। कोई अप्लाइड रिसर्च मतलब फॉर एग्जांपल हमें कोई एक चीज़ को सॉल्व करना है ना, कोई भी सिचुएशन है, तो उसमें जो हमारी अप्लाइड रिसर्च लगेगी वो हम किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में वही चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए थी। फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी है, तो जो हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वही हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, और हम बोल सकते हैं द साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इज यूज्ड इन बिजनेस, मेडिसिन एंड एजुकेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सोल्यूशन दैट मे इम्प्रूव हेल्थ, सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम और डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। भाई जो हमारे बिजनेस में, जो मेडिसिन्स में या जो एजुकेशंस में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी करते हैं या फिर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं जिससे कि हम
हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, कुछ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को डेवलप कर सकें, या फिर कुछ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें. अप्लाइड रिसर्च, इन शॉर्ट वी कैन से दैट अप्लाइड रिसर्च इज अप्लाइड to a specific or a particular group, and that specific or particular group is not applied to next group or next to that individual. Okay. मैंने एग्जांपल बता दिया कैसे नहीं अप्लाई हो सकता है. ठीक है. एक्शन रिसर्च सबको पता होगा कि भाई एक्शन इंस्टेंट टाइम में कोई एक्शन लेना. फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में टीचिंग करने गए, आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई इंस्टेंटली, तो आपने उस समय क्या एक्शन लिया, दैट इज एक्शन रिसर्च. ठीक है. एक्शन रिसर्च बेसिकली हमारा सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है. ठीक है. ये एक इट सीक्स ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज थ्रू द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शंस एंड डूइंग रिसर्च. इंस्टेंट आपने क्या एक्शन लिया, दैट इज एक्शन रिसर्च. ओके. आई होप ये भी समझ में आ गई होगी ना. लास्ट वन रहती है आपकी इवेल्युएटिव रिसर्च. देखो, इवेल्युएटिव रिसर्च को हम प्रोग्राम इवेल्युएशन भी बोलते हैं, है ना. इसको रिफर्स टू द रिसर्च पर्पस इंस्टेड ऑफ अ स्पेसिफिक मेथड. ये एक सिस्टमेटिक होती है. ठीक है. सिस्टमेटिक असेसमेंट होती है ऑफ द वर्थ और मेरिट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट, रिसोर्स स्पेंड इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल. इवेल्युएटिव रिसर्च हमारी बेसिकली वो रिसर्च होती है, फॉर एग्जांपल आपको नेट जेआरएफ पास करना है तो आप उस पर अपना टाइम खर्च करो, आप अपने मतलब बुक्स, कॉपी, नोट्स खरीदो, मतलब मनी अपना खर्च करो और उसमें अपने एफर्ट्स डालो और रिसोर्स डालो, तब जाके आप उस गोल को अचीव कर पाओगे. इवेल्युएटिव रिसर्च इज सच काइंड ऑफ रिसर्च if you want to achieve a certain or particular goal, then you have to do a systematic worth of your merit of time, money, efforts and resources. Okay. तो ये हमारी बेसिकली इवेल्युएटिव रिसर्च होती है. ठीक है. आई होप ये चारों रिसर्च आपको समझ में आई होगी. फंडामेंटल मतलब आपकी बेसिक होती है, साइंस में यूज़ होती है. अप्लाइड आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ करते हो, वही दूसरी सिचुएशन में नहीं यूज़ कर सकते हो. एक्शन रिसर्च आपने इंस्टेंटली कोई एक्शन लिया, दैट इज़ एक्शन रिसर्च. एंड एवेल्युएटिव रिसर्च मतलब आपको कोई गोल अचीव करना है तो उस पर आपको टाइम, मनी, एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें खर्च करनी पड़ेंगी. नाउ वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भाई मैच करना था फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन और इवेल्युएटिव रिसर्च. सबसे पहले फंडामेंटल हम पढ़ के आए हैं, फंडामेंटल को मैच कर लेते हैं. फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन. ये हमने किसका पढ़ा था, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन. चलो, ये थोड़ा सा टफ अगर लग रहा हो तो इसे स्किप करो. नाउ डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग. ये तो भाई आपका फंडामेंटल रिसर्च का है. मैंने बोला कि थ्योरी बिल्डिंग करोगे आप, किस में करोगे, साइंटिफिक रिसर्च में करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा. ठीक है. आपने फंडामेंटल समझ ली ना. अगर अप्लाइड की बात करें, अब अप्लाइड देख लेते हैं. अप्लाइड होगी आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज़ ऑफ इंटरवेंशन, ये भी नहीं होगा. एग्जिस्टिंग सिचुएशंस के लिए है. एग्जिस्टिंग सिचुएशन तो आपकी एक्शन रिसर्च में है. आपने एक्शन रिसर्च में इंस्टेंट एक्शन कहाँ लिया, तो एक्शन रिसर्च का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. ठीक है. फंडामेंटल रिसर्च का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. फिर क्या है, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज़ इन वेरियस सिचुएशन. भाई वेरियस सिचुएशंस में आपको यूज़ करना पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी को. ठीक है. तो ये आपका क्या है, ये अप्लाइड रिसर्च है. मतलब आपने अप्लाई किया, है ना, अपनी वेरियस सिचुएशंस के रिगार्डिंग अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी को. ठीक है. नाउ अगर हम बात करें इनरिचिंग टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, भाई ये एक्स्ट्रा दे के रखा है, इसका कोई यूज़ नहीं है. और अगर हम बात करें इवैल्यूएटिव रिसर्च की, मैंने बताया कि भाई अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है, कोई गोल तक पहुंचना है, तो आपको उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. तो फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ अ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, दैट इज इवैल्यूएटिव रिसर्च. तो आपका ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1 बन जाएगा. ओके.
आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आई होप वो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द अवर सेकंड क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन तो एनटीए नेट का या यूजीसी नेट का हम बोल सकते हैं कि फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आपको अरेंज करने को बोल देते हैं। सबसे पहले आप किसी चीज़ को प्लान करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हो, फिर आप ऑब्जर्व करते हो, फिर रिफ्लेक्ट करते हो। मतलब प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, PAOR, PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास समझाने वाला है नहीं। आप लोग अगर देख रहे होगे क्वेश्चन पेपर तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा ये कितना फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको रट के भी ज़रूर जाना, समझ के ज़रूर समझ लेना या रट लेना जैसा आपको सुटेबल लगे। खैर ऐसा कुछ रटने वाला है नहीं, किसी भी चीज़ को आप पहले प्लान करोगे, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो कर नहीं दोगे एकदम से, ऑब्जर्व भी नहीं कर लोगे, एक्ट भी नहीं करोगे। सबसे पहले आप प्लान ही करोगे ना, देन एक्ट करोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे, है ना, फिर रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने दी नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड। अब आपका रिसर्च स्टेप कौन सा साइंटिफिक मेथड के नियरर है, मतलब कौन सा रिसर्च स्टेप। आपने अगर कुछ स्टेप्स पढ़े होंगे तो आप इजीली से कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे लास्ट में आपकी होती है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन एक्शन। ठीक है, और सबसे पहले आपकी परसीव करनी होती है, परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन। और सबसे लास्ट मैंने बताई टेस्ट द हाइपोथेसिस इन एक्शन, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम सिचुएशन को सबसे पहले परसीव करना, ठीक है, फिर लोकेट करना एक्चुअल प्रॉब्लम को, और एंड इट्स डेफिनेशन हाइपोथेसाइजिंग। ठीक है, फिर उसके बाद डिडक्ट करना कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सजेस्टेड सॉल्यूशंस, क्या क्या हो सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। ठीक है, डिड्यूस करना। उसके बाद आप टेस्ट करोगे हाइपोथेसिस इन एक्शन को। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपका टेस्ट होता है हाइपोथेसिस इन एक्शन का। सबसे पहले प्रॉब्लम को परसीव करना होता है। ठीक है, और दूसरे ऑप्शंस जो हैं हम देख लेते हैं। सजेस्ट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे सजेस्ट कर दोगे जब तक आपको प्रॉब्लम पता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, डिफाइन अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, डिफाइन अ पॉपुलेशन, ड्राइंग अ सैंपल, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट। भाई ये तो ठीक है, बट इसमें हाइपोथेसिस कहाँ से आया, हाइपोथेसिस कहीं भी नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया आपका। नाउ फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द कॉजल फैक्टर। सबसे पहले आप कॉजल फैक्टर्स पे कैसे मूव ऑन करोगे जब तक आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं है ना, तो आप उसके फैक्टर्स पे कैसे जाओगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये समझ में आया होगा। अब क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। भाई रिसर्च एथिक्स आपको पता होनी चाहिए कि रिसर्च एथिक्स क्या होती है। रिसर्च एथिक्स के लिए देखो, एथिक्स मतलब होता है क्या गुड है क्या बैड है, क्या सही है क्या नहीं सही है, क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये आपको पता होना चाहिए। एथिक्स मतलब जो आपका एथिकल हो, मॉरल हो। ठीक है, जो सही सही होता है वो एथिकल होता है, जो नहीं सही होता है, लॉ द्वारा मान्य नहीं होता है, वो एथिक्स नहीं होती है हमारी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अच्छी वाली चीज़ें हमारी एथिक्स होती हैं, जो अच्छी नहीं होती हैं मतलब दुनिया समाज की नज़रों में वो नॉन एथिकल होती हैं। सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिया एथिकल एंड नॉन एथिकल क्या होती हैं। ठीक है, अब नोट्स में आपके क्या लिखा है, एथिक्स इज कमिटमेंट टू पॉजिटिव वैल्यू, किसी पॉजिटिव वैल्यू का कमिटमेंट हमारा एथिक्स होता है। निगेटिव कोड ऑफ कंडक्ट जो आपकी नेगेटिविटी दर्शाता है वो आपका नॉन एथिकल होता है। ठीक है, कम्युनल एक्टिविटी अप्लाइंग रेशनल प्रिंसिपल एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टू सोशल लाइफ, वो आपका इथिकल हुआ। प्राइवेट मैटर, नॉट सब्जेक्टिव फीलिंग जिसमें ना हो, पर्सनल एटीट्यूड हो, चॉइस हो, दैट इज नॉन एथिकल। ओके, रियल पावर रिलेशन, रिस्पॉन्सिबल पावर शेयरिंग, है ना, जो समाज के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए लाभकारी हो वो एथिकल हुआ। जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरों के से कोई मतलब नहीं है, समाज का कुछ भी हो और जज करना, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन एथिकल होती हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मॉरल, अब आपका क्या रिसर्च एथिक्स डिफाइन मतलब डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा
समझ सकते हैं। मॉरल प्रिंसिपल गाइडिंग द कंडक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसर्च, कोई मॉरल प्रिंसिपल, कोई नैतिक प्रिंसिपल, है ना, और या फिर कंसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, ठीक है। एथिक्स ऑफ प्लानिंग, कंडक्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च, इट इज़ क्लियर दैट रिसर्च एथिक्स शुड इंक्लूड प्रोटेक्शंस। ये हमारी रिसर्च एथिक्स की बात हुई। अब अगर रिसर्च प्रोसेस की बात करें एथिक्स में, तो एथिक्स और प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस, एथिक्स ऐसे प्रिंसिपल और गाइडलाइंस होते हैं जो हेल्प करते हैं कि टू अपहोल्ड द थिंग्स वी वैल्यू, किन चीज़ों को हम वैल्यू देते हैं। एथिक्स एंड लॉ आर डिफरेंट, एथिक्स अलग होते हैं, लॉ डिफरेंट होते हैं, जबकि लॉ ऑफ लैंड आर इंटेंडेड टू बी बेस्ड ऑन सर्टन एथिक्स, जबकि कुछ लॉ होते हैं जो हमारी सर्टन एथिक्स पे बेस्ड होते हैं। एथिकल नॉर्म्स ब्रॉडर होते हैं और ज़्यादा इनफॉर्मल होते हैं इन कंपैरिजन टू लॉज, ओके। एथिक्स ऑलवेज इमर्ज between conflict between value and research ethics are not an exception। बेनिफिट क्या होते हैं रिसर्च एथिक्स की? इट हेल्प्स, ये हेल्प करती हैं कि क्या चीज़, किस चीज़ में हेल्प करती हैं? इन प्रमोटिंग द एम्स ऑफ रिसर्च, है ना, हमारे जो रिसर्च के एम्स हैं उनको प्रमोट करने में, जैसे ब्रिंगिंग आउट ट्रूथ को डेवलप करने में, ट्रूथ को जानने में, और एरर्स को अवॉइड करने में, वैल्यूज़ को प्रमोट करने में जो एसेंशियल हैं, जो ट्रस्ट वर्दी है, जो अकाउंटेबिलिटी जिसमें है, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जिसमें फेयरनेस है। ओवरऑल अब तक आपको एथिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम इसका ऑप्शन जल्दी से देख लेते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो रही है। The problem of research ethics is concerned with which of the following activity? Following the prescribed format of thesis, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। Data analysis to quantitative and qualitative, ये भी नहीं होता है। Defining the population of research, ये भी नहीं होता है ना। अगर हम बात करें कि रिसर्च एथिक्स से प्रॉब्लम कंसर्न किससे होती? एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, जो हमारी तथ्यों से आधारित रिसर्च रिपोर्टिंग होती है, उससे रिलेटेड होती है हमारी रिसर्च एथिक्स, है ना। प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स, जो हमारी रिसर्च एथिक्स की जो प्रॉब्लम होती है वो किससे कंसर्न होती है? वो हमारी कंसर्न होती है तथ्यों से, है ना। रिसर्च की रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो उसके तथ्यों से, उसके डाटा एनालिसिस से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे, उसको पॉपुलेशन को डिफाइन करने से कोई मतलब होता है, थीसिस का फॉर्मेट कैसा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने क्या तथ्य लगाए हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या एथिकल है क्या नॉन एथिकल है, मतलब आपको एविडेंस लगाने पड़ेंगे ना रिसर्च एथिक्स में। तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे, है ना। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं अलग से वीडियो में भी कवर करवाऊंगी, क्योंकि इस पेपर में ऑप्शंस समझाने में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू पीपल आर न्यू इन दिस channel, please like, share and subscribe my channel. So it was in this video, meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning guys. Bye bye, take care.